गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 12वां अध्याय, जिसका नाम है चोंच और पंजे। और वो किसके होते हैं? यानी पक्षियों के। यानी बच्चों हमारा जो पूरा अध्याय है वो आधारित है पक्षियों के बारे में। यहाँ पर हम पक्षियों के बारे में जो उनकी विशेषताएं हैं, उनकी विशेष प्रकार की चोंच होती है, विशेष प्रकार के जो पंजे होते हैं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों अध्याय के भाग संख्या 1 में हमने यह जानकारी प्राप्त की थी कि जो पक्षी हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। हमने कई सारे पक्षियों पर चर्चा की थी, कई सारे पक्षियों के चित्र बनाए थे। तो बच्चों आज के इस पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं, या हमारे पाठ को अध्याय को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कुछ विशेष पक्षियों के बारे में। यानी बच्चों यह तो संभव नहीं कि इतने सारे पक्षी हैं उनकी चर्चाएं हम कर सकें, परंतु बच्चों आज की कक्षा में हम कुछ विशेष पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इन पक्षियों में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण आज के इस कक्षा में हमने इनको शामिल किया है। तो चलो बच्चों जानते हैं कुछ पक्षियों के बारे में। आओ राजस्थान के कुछ पक्षियों के बारे में जानें। और जो हमारा पहला पक्षी है बच्चों, उसे हम जानते हैं हुदहुद के नाम से। हुदहुद पक्षी, यहाँ पर इसकी इमेज भी हम देख पा रहे हैं। बच्चों इस इमेज को ध्यान से देखने पर हमें यह पता चलता है कि जो ये पक्षी है इसका रंग बादामी होता है, बादाम के कलर का होता है। साथ ही साथ बच्चों इस चित्र को देखने पर हमें यह भी पता चला कि जो इसकी पूंछ है और जो पंख हैं उन पर हमें ध्यान से देखने पर काली धारियां नजर आती हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देख पा रहे हैं जैसे कोई राजा के सिर पर मुकुट होता है, उसी प्रकार इस पक्षी के सिर पर एक कलंगी होती है। प्यारे बच्चों ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब ये पक्षी उड़ता है, यानी उड़ान शुरू करते समय और उतरते समय जो इसकी कलंगी है वो फूल की तरह खुल जाती है। और बच्चों यह अपनी लंबी घुमावदार चोंच की सहायता से जमीन के अंदर मिलने वाले कीड़े मकोड़ों को खाता है। बच्चों यानी कि हम ये समझ पा रहे हैं जो कीड़े मकोड़े जमीन के अंदर छुपे होते हैं, यह पक्षी अपनी लंबी घुमावदार चोंच के कारण उन्हें ढूंढ ढूंढ करके खा जाता है। और इसी विशेषता के कारण बच्चों हम ये कह सकते हैं यह खेती के लिए लाभदायक है। यानी किसान का दोस्त पक्षी माना जाता है हुदहुद पक्षी को, क्योंकि ये फसल में पाए जाने वाले या जमीन में पाए जाने वाले जो कीड़े हैं उनको खा जाता है और फसल की रक्षा करता है, इसीलिए इसे किसान का मित्र कहा गया है। तो बच्चों हमने जाना हुदहुद पक्षी के बारे में। तो चलो अब देखते हैं अगला पक्षी कौन सा है जिससे हम मिलने वाले हैं। बच्चों अब हम मिलने वाले हैं एक प्यारी सी छोटी सी चिड़िया बया से। तो देखो बच्चों यह एक छोटी सी किंतु बुद्धिमान चिड़िया होती है। बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्यारी सी छोटी सी चिड़िया बया को बुद्धिमान क्यों कहा गया है? ऐसा कौन सा कार्य बया करती है जिसके कारण उसे बुद्धिमान कह दिया गया है? तो देखो बच्चों अपने खूबसूरत तुम्बी नुमा घोंसले बनाने की कारीगरी के लिए यह प्रसिद्ध है, और इनके जो घोंसले हैं उसे खेतों के आसपास के पेड़ों पर हम लटकते देख सकते हैं। और ऐसा जैसा कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं एक प्यारी सी छोटी सी चिड़िया बुद्धिमान चिड़िया बया को और पेड़ों से लटकते हुए उसके घोंसले को। बच्चों बया को बुद्धिमान कहा गया है क्योंकि जो इसका घोंसला होता है वो बड़े ही कुशल कारीगरी से बनाया जाता है। इस घोंसले का निर्माण वो कैसे करती होगी? क्योंकि जब हमने घोंसले को देखा तो हमें पता चला ये तो जैसे धागों से बना हुआ घोंसला हो, तार से बना हुआ घोंसला हो, ऐसा ही लग रहा है ना। तो इन घोंसलों के लिए जो कच्ची सामग्री है यानी ये तार है, ये कहाँ से लाती होगी? तो देखो प्यारे बच्चों ये दिखने में घरेलू चिड़िया जैसी होती है, लेकिन इसकी चोंच मोटी व पूंछ छोटी होती है। बच्चों यह मोटी पत्तों वाली घास को चीर चीर कर पतले धागे नुमा तंतु निकालती है और इस तार से अपना घोंसला तैयार करती है। तो देखा आपने कितनी बुद्धिमान चिड़िया है। ये जो मोटी घास होती है उसको चीर चीर कर एक नाप के तार का निर्माण करती है, तंतु का निर्माण करती है और उससे अपना घोंसला बनाती है। बच्चों साथ ही साथ देखो ये जो खेतीहर जमीन के आसपास इसके झुंडों में रहती है और यहाँ पर ये खूब सारा शोर मचाती रहती है, यानी सारे दिन इनका झुंड चहचहाते रहता है। बच्चों पर यह विशेष ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी जो इनका समूह है वो अनाज की पकी हुई फसल को नुकसान भी पहुंचा देता है। तो हमने यहाँ पर जाना प्यारी सी छोटी सी बुद्धिमान चिड़िया बया के बारे में। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं एक भारी से पक्षी से, क्योंकि हमने देखा ऐसा पक्षी जिसके सिर पे कलंगी है, यानी हुदहुद के बारे में हमने देखी ऐसी चिड़िया जो छोटी सी है पर बुद्धिमान है, यानी बया को। अब बच्चों हम देखेंगे एक ऐसे भारी शरीर वाले पक्षी को जिसका शरीर काफ़ी भारी है
परंतु ये बहुत ही शर्मीला होता है। तो चलो जानते हैं इसके बारे में। बच्चों अब हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं गोडावन के बारे में। देखो बच्चों, यह वजनी पक्षियों में से एक पक्षी होता है और यहाँ पर आप इसकी इमेज को देख पा रहे हैं। जहाँ हमने देखा था बया छोटी सी होती है, वहीं जो ये पक्षी है गोडावन, ये शरीर में काफ़ी भारी होता है। बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि राजस्थान का राज्य पक्षी भी इसे कहा गया है और इसकी जो अन्य नाम है वो है शर्मिला पक्षी या सोन चिड़िया। इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बच्चों इसका जो भारी शरीर है, इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ये अपने बड़े आकार के कारण कुछ शुतुरमुर्ग के जैसा लगता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक शुतुरमुर्ग की इमेज। बच्चों ये दोनों पक्षी देखने में एक जैसे लगते हैं ना, क्योंकि दोनों का शरीर भारी है और काफ़ी हद तक इनकी बनावट भी एक जैसी होती है। बच्चों जो गोडावन होता है उसके सिर पर काला रंग होता है, जबकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं शुतुरमुर्ग के जो सिर है उस पर ऐसा कोई काला रंग नहीं होता। बच्चों इसके अलावा देखो गोडावन की क्या विशेषता है। यह राजस्थान के थार के मरुस्थल में इनकी जो संख्या है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यह घास में रहना पसंद करता है। यह अत्यंत शर्मीले स्वभाव का होता है। बच्चों राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर इसकी संख्या काफ़ी होती है। थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली जो सेवण घास है उसके जो मैदान है वो इस गोडावन को काफ़ी पसंद आते हैं। इस कारण ये ज़्यादातर समय अपना वहीं गुजारते हैं। बच्चों साथ ही साथ ये जो पक्षी है उसका जो स्वभाव है वो कैसा है, शर्मिला। और इसी शर्मीले स्वभाव के कारण इसे शर्मिला पक्षी या फिर सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों हमने इस पक्षी की शारीरिक विशेषताओं के बारे में जाना, इसके उपनामों के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि ये पक्षी खाता क्या है। तो देखो यह कीड़े मकोड़े व अनाज को खाता है। बच्चों वर्तमान में इसकी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है, यानी ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार का दायित्व है कि इनको बचाया जाए। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, देखो इस प्रजाति को बचाने के लिए सन 1981 में इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित कर दिया गया, यानी इसे राज्य पक्षी बना दिया गया राजस्थान का। तो बच्चों यहाँ हम यह जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर और हमारा राज्य पक्षी है वो है गोडावन। तो बच्चों इसे राज्य पक्षी बनाया क्यों गया, ताकि लोग इसका जो शिकार है वो ना कर पाएं, इसको हानि ना पहुंचाए जाएं। इस प्रकार से इसे राज्य पक्षी बना दिया गया और इनकी संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो देखा बच्चों, आपने अब तक के अध्याय में हमने राजस्थान के कुछ विशेष पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो चलो इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया जाए। तो शुरू करते हैं, सोचिए और लिखिए। देखो बच्चों, सोचिए और लिखिए में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, बया ज़्यादातर खेतों के पास वाले पेड़ों पर ही घोंसले क्यों बनाती है। हमने यह जाना था कि बया खेतीहर जमीन के आसपास वाले पेड़ों पर अपने घोंसले बनाती हैं, समूह में रहती हैं, पूरा दिन शोर मचाती रहती हैं। तो वो उनके जो घोंसले हैं वो हमें ज़्यादातर खेतों के पास ही क्यों दिखाई देते हैं। देखो बच्चों, इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण है भोजन की आवश्यकता। उसे खेती से उपलब्ध होने वाली जो फसल है उससे भोजन प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ बच्चों हमने यह भी जाना था कि जो बया के घोंसले होते हैं उसे बनाने के लिए उसे घास की आवश्यकता होती है, जिसके वो तंतु निकालती है। तो ये घास उसे खेतीहर जमीन के पास में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, यानी वो अपनी इन आवश्यकताओं के कारण खेतों के पास वाले पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, हुदहुद खेतों के लिए लाभदायक क्यों है। और इसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह जाना था। हुदहुद वह पक्षी है जो अपनी लंबी घुमावदार चोंच के सहायता से जमीन के अंदर पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, यानी यह वो कीड़े मकोड़े हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और इन्हें कौन नष्ट करता है, हुदहुद पक्षी। इसलिए बच्चों इसे खेतों के लिए लाभदायक माना गया है और किसान के दोस्त जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, गोडावन हमारा राज्य पक्षी क्यों है। सन 1981 में राजस्थान सरकार द्वारा गोडावन को राज्य पक्षी बना दिया गया, परंतु क्यों बनाया गया। तो हमने जाना था ना अध्याय में कि राजस्थान में जो इसकी संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। इसे बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने इसे 1981 में अपना राज्य पक्षी घोषित कर दिया, ताकि इसकी संख्या को बढ़ाया जाए, लोग इसे किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचा सकें। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न। आपने कई पक्षियों को पेड़ की टहनियों एवं तारों पर बैठे देखा होगा, ये पक्षी नीचे क्यों नहीं गिरते। बच्चों अगर हम किसी पेड़ की टहनी पर ज़्यादा देर खड़े हो जाते हैं तो हम गिरने वाले हो जाते हैं,
और तार पर तो हम खड़े ही नहीं हो सकते, परंतु जो ये पक्षी हैं वो पेड़ की टहनियों पर और तारों पर बड़े आराम से बैठे रहते हैं। ये नीचे क्यों नहीं गिरते हैं, इसके बारे में बच्चों हम पाठ में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु जानकारी के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इनका शरीर हल्का होता है और इस कार्य के लिए मदद करते हैं इनके मजबूत पंजे, जो तार और टहनी पर अपनी पकड़ को बनाए रखते हैं, जिसके कारण ये पक्षी तार और टहनियों से नीचे नहीं गिरते हैं। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, पता कीजिए और लिखिए में। देखो, हमारा राज्य पक्षी गोडावण है, जाना ना हमने, 1981 से इसे हमारा राज्य पक्षी बना दिया गया। वैसे ही बच्चों आप बताइए कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है। हमने जाना राज्य पक्षी गोडावण के बारे में, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है बच्चों। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारे राष्ट्रीय पक्षी की इमेज, तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो देखा बच्चों आपने, हमने आज की इस कक्षा में अलग अलग प्रकार के जो पक्षी हैं राजस्थान के, उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से जाना। साथ ही साथ हमने यह भी चर्चा की कि क्यों पक्षी तारों से और टहनियों से नीचे नहीं गिरते हैं, उनमें ऐसी कौन सी विशेषता होती है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।